भाभी वो काले वाला बैग आपके पास है क्या? मैंने सारे में ढूंढ लिया, मुझे मिला नहीं। नहीं मैंने तो कहीं नहीं देखा काला बैग। तुम अपने कमरे में ही देखो, वहीं मिल जाएगा तुम्हें। अरे भाभी मैं इतनी खुश हूँ ना, कल हम सब घूमने जाएंगे, इतना मजा आएगा। भाभी आपकी पैकिंग हो गई? नहीं तो ये क्या कह रही है भाभी आप? कल सुबह सुबह हमें निकलना है और आपने अभी तक पैकिंग नहीं की। हाँ तो मैं नहीं जा रही हूँ ना, आप लोग जा रहे हो सब। मैं यहाँ घर पे ही रहूंगी। पर घर में तो सब लोग जा रहे हैं, तो आप यहाँ घर पे क्यों रहेंगी? अब तुम 5 दिन के लिए जा रहे हो तो 5 दिन तक घर अकेला थोड़ी छोड़ सकते हैं। घर पे भी तो कोई चाहिए ना रहने के लिए। और जब तुम थका के घर वापस आओगे तो तुम्हें चाय पानी देने वाला भी तो कोई होना चाहिए। इसीलिए मैं नहीं जा रही हूँ। पर भाभी आपको बुरा नहीं लग रहा कि हम लोग सब जा रहे हैं और आप घर पे रहोगे? नहीं इसमें बुरा मानने की क्या बात है, मैं कभी कहीं नहीं जाती हूँ, मैं घर की बड़ी बहू हूँ ना, इसीलिए। अब तुम जाओ अपनी अच्छी से पैकिंग कर लो, कोई सामान भूल मत जाना। अच्छा बड़ी बहू, रास्ते के लिए कुछ खाने के लिए भी बना के रख देना। जी माँ जी, क्या बना के रख दूं? आलू और पूरी बना लेना, वही ठीक रहेगा। जी ठीक है माँ जी। पर भाभी क्यों नहीं जा रही है हमारे साथ? घर की बड़ी बहू होने के नाते उस पर 10 जिम्मेदारियां हैं। अगर वो चली जाएगी तो घर का ध्यान कौन रखेगा पीछे से? और जब हम वापस लौट के आएंगे तो हमें चाय पानी कौन देगा? चलो ध्यान से जाना और खूब मजे करना सफर में, ठीक है छोटी? जी ठीक है भाभी। मेरा भी बहुत मन करता है सबके साथ बाहर जाने का, पर जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं यहाँ पिंजरे में कैद होकर रह गई हूँ। मैं तो घर के कामों में फंस के रह गई हूँ, घर की जिम्मेदारियां ही निभा रही हूँ। इस घर में मेरे सुख दुख की किसी को कोई परवाह नहीं है, बस सबको अपना काम चाहिए। मैंने भी इसे अपनी किस्मत ही समझ लिया है। आखिर और मैं कर भी क्या सकती हूँ? और किसी से क्या ही उम्मीद करूँ जब मेरा पति ऐसा हो? वो भी तो किसी को कुछ नहीं बोलते ना, और अपने माँ बाप के आगे तो उनकी बिल्कुल ही बोलती बंद हो जाती है। वो तो कभी सही को सही भी नहीं बोल पाए। खैर अब उदास होने से कोई फायदा नहीं है, मुझे तो इन सब की आदत पड़ गई है। ओहो, इन सब सोच विचारी में मैं भूलेगी। मुझे तो सुबह बहुत जल्दी जगना पड़ेगा इन सब के लिए आलू पूड़ी जो बनानी है। आ गए आप? आपके लिए खाना लगा दूं? हाँ खाना लगा दो। आज वो प्लॉट बिक गया मेरा, पूरा 40 लाख का फायदा हुआ है आज मुझे। घर वाले तो सब घूमने जा रहे हैं, जब वो वापस आएंगे ना तब बताऊंगा उन्हें। मम्मी पापा बहुत खुश हो जाएंगे इतना बड़ा प्रॉफिट सुन के। जब प्रॉपर्टी में मुझे प्रॉफिट होता है ना तो मम्मी पापा बहुत खुश होते हैं, और उनकी खुशी देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मैं प्रॉफिट की रकम उनके हाथ में रखता हूँ तभी तो मुझे उनका प्यार मिलता है। आज बड़े खुश लग रहे हैं, कोई खास बात? तुम्हें पता है 1 साल पहले जो मैंने प्लॉट खरीदा था ना, वो मैंने 40 लाख रुपए फायदे में बेच दिया। इसमें कौन सी नई बात है? ऐसे प्रॉफिट तो तुम्हें हमेशा होते रहते हैं। शायद इस साल तुमने ये तीसरा प्लॉट बेचा है। किसी प्लॉट में 20 लाख का, किसी में 30 लाख का। कहने का मतलब 70-80 लाख का फायदा हो चुका है इस साल तुम्हें। हाँ ये बात तो सही है। तो चलो फिर इस खुशी को सेलिब्रेट कर लेते हैं। जब घर वाले नहीं होंगे ना तो हम भी चलेंगे कहीं घूमने, मार्केट वगैरह। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो बेकार की बातें कर रही हो? अगर घर में बाद में माँ बाबू जी को बात पता चल गई ना कि हम दोनों मार्केट गए थे तो बवाल हो जाएगा, बवाल। एक बार को हम तो छुपा भी लें, और बच्चे कहाँ छुपाएंगे? बच्चे तो बता ही देंगे दादा दादी को। और तो मैं भी ना जब देखो घूमने की पड़ी रहती है। ये मत भूलो तुम कि घर की बड़ी बहू हो तुम। तुम्हारे ऊपर 10 तरीके की जिम्मेदारियां हैं, और घर का बड़ा बेटा होने के नाते मुझ पर भी 10 तरीके की जिम्मेदारियां हैं। मेरे छोटे भाई बहन मुझे देख के तो सीखेंगे, फिर अगर मैं ही गलत करूंगा तो वो भी तो गलत करेंगे कल को। बड़े को देख के तो छोटे सीखते हैं। पर मुझे इसमें कुछ गलत तो नहीं नजर आ रहा है। अपने बीवी बच्चों के साथ घूमने जाना, मार्केट जाना कुछ गलत तो नहीं है। और रही बात तुम्हारे छोटे भाई बहनों की, तो कोई भी तुम्हारे बनाए हुए रास्ते पे नहीं चल रहा है। सब अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी रहे हैं। तुम क्या मुझे मेरे घर वालों के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही हो? और हाँ, कान खोल के सुन लो। घर की बड़ी बहू होने के नाते तुम्हारा फर्ज है घर का सारा काम करना, और बड़ा बेटा होने के नाते मेरा फर्ज है पैसा कमाना। समझी तुम? खैर तुम ये सब क्या जानो, तुम कभी जॉइंट वेंचर में रही हो तब तो। अगर इसे जॉइंट वेंचर कहते हैं ना, तो मुझे ऐसा जॉइंट वेंचर चाहिए भी नहीं। अच्छा है मैं नहीं जॉइंट वेंचर में रही। और ऐसे जॉइंट परिवार का क्या फायदा जहाँ अपने अरमान मानने पड़ते हो हर बात बात पे। मेरे लिए मेरे अरमान कोई मायने नहीं रखते, मेरा परिवार मायने रखता है। और हाँ, तुम रोज एक ही बात लेके मत बैठा करो मेरे सामने। और अब जाओ यहाँ से, सबके कमरे में जाके पूछ लो, किसी को किसी चीज़ की जरूरत तो नहीं है। भाभी भाभी, ये क्या भाभी, कितनी देर से आवाज लगा रही हूँ? आपको पता है हम लोग लेट हो रहे हैं जाने के लिए। हाँ दीदी, वो मैं किचन में पूड़ियाँ तल रही थी। बताइए भाभी, मेरे 1-2 जोड़ी सूट हैं, जरा प्रेस करके फटाफट रख दो उनको, मुझे अभी लेके जाना है वो साथ में। पर दीदी अभी अभी तो मैं पूड़ियाँ बना रही हूँ, 2 मिनट के लिए पूड़ियाँ रोक दो ना, पहले मेरे सूट प्रेस कर दो, वरना मैं बाहर जाके क्या पहनूंगी। दीदी अगर मुझे आप रात को बता देती तो मैं रात ही प्रेस करके रख देती। तो बहू अब बता तो रही है वो, पहले तू पूड़ी छोड़ के उसके कपड़े प्रेस कर दे। और वैसे भी आसमा की कोई गलती नहीं है, तुझे सबसे पूछ के रखना चाहिए ना कि किसके कपड़े प्रेस हैं और किसके नहीं है। मतलब ये माँ जी कि मैं सबके कमरों में जाके सबके कपड़े मांग के लाऊं प्रेस के लिए? तुम भी ना एक ना बहुत बहस करती हो माँ के सामने। जब माँ ने कह दिया कि आसमां के कपड़े प्रेस कर दो तो कर दो ना। सौरभ, आज तो तूने अपनी आंखों से देख लिया तेरी बीवी कितना जवान चलाती है। जी माँ, देख लिया मैंने आज। अब तुम यहीं खड़ी रहोगी या आसमां के कपड़े प्रेस करोगी जाके? इस औरत का काम करने का मन ही नहीं है। अच्छा मैं ये कह रहा था माँ, गर्म कपड़े तो रख लिए हैं ना, वहाँ ठंड बहुत होगी ना।
कहीं ऐसा ना हो कि आप इंजॉय ना कर पाओ वहाँ बिल्कुल, ठंड ठंड लग जाए। हाँ सही कह रहा है बेटा तू। जैसे अगर तू ना बताता तो हमें तो पता ही नहीं था कि वहाँ ठंड बहुत होगी। अच्छा सौरभ, गाड़ी के इंश्योरेंस के पेपर, गाड़ी के पेपर सब गाड़ी में ही रखे हैं ना? जी माँ, सब कुछ गाड़ी में ही रखा हुआ है। अब तुझे पता है ना विराट ही ड्राइविंग करके ले जाएगा, तो उसे रास्ते में किसी तरीके की परेशानी नहीं होनी चाहिए। जी माँ, बिल्कुल परेशान मत हो, मैंने सब कुछ रेडी करके रखा हुआ है गाड़ी में। अरे भाई जल्दी करो, लेट हो रहे हैं चलने के लिए। हाँ बस सारी तैयारी हो गई है। हाँ, यहाँ से जल्दी निकल लेते हैं ना, सुबह सुबह ट्रैफिक नहीं मिलेगा। अगर थोड़ा सा भी लेट हो गए ना तो यहाँ ट्रैफिक में ही फंसे रहेंगे। हाँ माँ, बाबूजी एकदम सही कह रहे हैं। अरे भाग्यवान, जाना जल्दी तैयार हो जा तू भी। जी मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। बैग फैग रख दिया गाड़ी में। और हाँ सौरभ, ऑफिस का बहुत ध्यान रखना, एक भी पैसा इधर से उधर नहीं होना चाहिए। अरे बाबूजी, आपको लगता है कि मैं एक भी पैसा इधर से उधर होने दूंगा? और हाँ, बैंक में कुछ पैसे मैंने ना अलग डाले हुए हैं, वो सिर्फ टूर के लिए ही हैं। तो विराट तेरे को जब भी बोले ना तो तुरंत पैसे ट्रांसफ़र कर देना। विराट को कोई पैसे की परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब हम इतने सारे लोग टूर पे जा रहे हैं तो काफ़ी पैसा खर्च हो जाएगा, कम से कम लाखों में हो जाएगा। जी बाबूजी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं पैसे ट्रांसफ़र कर दूंगा। जब भी बोलेगा ना मुझे विराट ट्रांसफ़र करने के लिए पैसे, तभी कर दूंगा मैं। लो बाबूजी, विराट भी आ गया। अरे विराट बेटा, गाड़ी में सब बैग वगैरह रख लिए? जी बाबूजी, वही रख के आया हूँ अभी। बस आप लोग चलिए फटाफट। हाँ ठीक है, चल रहे हैं। सारे प्रॉफिट के पैसे भी मैंने ऑफिस में ही रखे हुए हैं, जब माँ बाबूजी आ जाएंगे ना लौट के टूर से, तब मैं इनके हाथ में दूंगा। राम मैं तो बहुत थक गई, बस अब तो गर्मा गर्म एक कप चाय मिल जाए, तभी सफर की थकान दूर होगी। हाँ भाभी ला रही होंगी अभी चाय, भाभी को बोल दिया है मैंने चाय लाने के लिए। अच्छा विराट, मैं तुमसे कह रही थी कि कुछ पैसे बचा लेना टूर के नाम पे। तुमने बचाए? क्योंकि सारे पैसे तो भैया ने तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर किए थे ना। अरे हाँ, बचा लिए मैंने, तुम्हें पता है पूरे 1 लाख रुपए बचाए हैं मैंने। और मजे की बात यह है, किसी को शक भी नहीं हुआ। क्या कहा तुमने? पूरे 1 लाख रुपए? अच्छा एक काम करना, उनमें से ना थोड़े पैसे मुझे दे देना, मैं अपने लिए ना ढेर सारी शॉपिंग करके लाऊंगी। अरे सारे पैसे तुम्हारे ही तो हैं, आखिर मैं कमाई किसके ले रहा हूँ? तुम्हारे लिए ही तो कमा रहा हूँ। अच्छा मैं ये कह रही थी, अगर घर वालों को या तुम्हारे मम्मी पापा को पता चल गया कि तुमने टूर के नाम पे 1 लाख रुपए बचाए हैं, तब क्या होगा? तब कुछ नहीं होगा। तुम्हें पता नहीं है, माँ बाबू जी मुझे अंधा प्यार करते हैं, अंधा विश्वास करते हैं मुझ पर, कुछ नहीं बोलेंगे मुझे। और तुम्हें पता तो है, 1 मिनट में फिरकी दे दूंगा माँ बाबू जी को मैं, चक्कर खा के घूम जाते हैं मेरी बातों से वो। और तुम्हें तो पता है पैसे की हेर फेर कैसे करनी है, मुझसे ज़्यादा और कौन जानता है। पैसे भी मैंने ले लिए और आंख भी दिखा दूंगा, मैं उनकी बोलती ही बंद कर दूंगा, वो आगे से कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। अच्छा देवर जी चाय। हाँ लाओ भाभी, दे दो। भाभी मेरी चाय? हाँ मीनाक्षी मैं ला रही हूँ अभी तुम्हारे लिए, वो थोड़ी चाय कम पड़ गई थी, मैं भी दोबारा बनाने रख दिया मैंने। लो ये वाली चाय तुम पी लो, भाभी जो दूसरी लाएंगी ना वो मैं ले लूंगा। अच्छा वो घर में सारी ना सब्जियां खत्म हो रही हैं, मंडी जाके तो सब्जियां ले आना, वो छोटी वाली मंडी है ना बराबर में, वहीं से ले आना। हाय माँ जी मैं तो बहुत थक रही हूँ, मेरी तो बिल्कुल हिम्मत नहीं है कहीं भी जाने की, मैं कैसे लाऊंगी सब्जियां? मेरे को तो डर है माँ जी, कहीं मैं चक्कर खा के मार्केट में ही ना गिर जाऊँ। वो क्या है ना माँ जी, सफर की थकान अभी तक हटी नहीं है। हाँ ये बात तो तू सही कह रही है, चल रहने दे तू, मैं बड़ी बहू को ही बोल देती हूँ, वही ले आएगी। माँ जी वो सफर के ना 4-5 दिन के कपड़े भी हो गए हैं धोने वाले बहुत सारे, और मेरी तो हिम्मत नहीं है कपड़े धोने की, तो आप भाभी को बोल के मेरे कपड़े भी धुलवा देंगी? हाँ हाँ क्यों नहीं धुलवा दूंगी, तू चिंता मत कर, मैं अभी बड़ी बहू को बोलती हूँ, वो सारे कपड़े धो देगी तेरे। उसको हम इसीलिए तो अपने साथ नहीं लेके जाते, इसीलिए तो यहाँ छोड़ के जाते हैं कि वो ये छोटे मोटे काम निपटा लिया करे, क्योंकि सफर से आने के बाद तो काम करने की हिम्मत नहीं होती बिल्कुल, थकान इतनी होती है। बड़ी बहू, बड़ी बहू, बड़ी बहू तू एक काम कर, मंडी जाके ना सब्जी लिया, और वैसे भी ये सब्जियां तो तेरे को पहले ही लाके रखनी चाहिए थी, आखिर तू 4-5 दिन से घर में करके आ रही थी, और घर के सब लोगों के कपड़े धो दिए तूने? जी माँ जी, सुबह से मशीन भी लगाई है और बहुत सारे कपड़े हाथ से भी धोए हैं, सुबह से कपड़े ही धो रही हूँ मैं, अब तो छत पे जगह भी नहीं है माँ जी कपड़े सुखाने की। कोई बात नहीं है, धोती रह, और जितने कपड़े सूखते रहे उन्हें उतारती रहना, फिर दोबारा सुखा देना। और हाँ एक काम करना, छोटी बहू के कपड़े भी धो देना। जी माँ जी मैं? हाँ तू नहीं तो और कौन, वैसे भी तेरे को इसीलिए छोड़ के जाते हैं ना कि तू हम सब थके हारे बंदों का काम संभाल सके। अब छोटी बहू भी तो हमारे साथ गई थी, वो भी बहुत थक गई है। पर माँ जी मैं भी तो बहुत थक जाती हूँ। अब तू किस चीज में थक गई? तूने तो हमारे पीछे खूब आराम किया होगा। माँ जी घर के तो सारे काम हो जाते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन खाना रोज ही किया है मैंने। तुम्हारी इतनी हिम्मत, माँ के सामने खड़े होकर अपने काम गिनवा रही हो? वैसे भी घर का काम करने से तुम मर नहीं जाओगी। ये मत भूलो तुम कि तुम घर की बड़ी बहू हो, और बड़ी बहू होने के नाते तुम्हारी जिम्मेदारियां भी उतनी बढ़ जाती हैं। देखा ना तूने सौरभ, कैसे कतर कतर जबान चलती है इसकी, काम के नाम पे तो जैसे इसकी माँ मर जाती है। और हाँ कल अपना बैग पैक कर लेना, अपनी बुआ सास के यहाँ जाना है तेरे को, उनके लड़के की जो शादी है वहाँ सारा काम संभलवाना है। और तुझे तो पता है शादी ब्याह के घर में कितना काम हो जाता है, तो खाना बनाने के लिए उन्होंने तुझे ही बुलाया है। क्या मतलब माँ जी? अरे मतलब क्या,
तुझे जाना है, सिंपल सी बात है। किचन का काम संभलवाना है सारा। मैंने कह दिया था उन्हें कि तेरे को भेज दूंगी। पर आप सब लोग कब आएंगे माँ जी फिर? अरे तो हम सब लोग थोड़ी कल ही जाके बैठ जाएंगे। शादी को तो भी 1 हफ्ता है। हम लोग 1 हफ्ते बाद शादी वाले दिन ही आएंगे। माँ आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं इसे कल बुआ जी के यहाँ छोड़ आऊंगा। पर आपको तो पता है उस दिन सब्जी काटते हुए मेरा हाथ कितना कट गया था। मैं कितनी मुश्किल से काम कर रही हूँ, मुझसे तो काम हो भी नहीं पा रहा है। और आप ही तो मुझे डॉक्टर के यहाँ दिखा के लाए थे। डॉक्टर ने भी तो कहा है कि मुझे बहुत ज्यादा काम नहीं करना है, नहीं तो मेरे हाथ का इन्फेक्शन बढ़ जाएगा। तुम्हारा हाथ कट गया है, कोई टूट नहीं गया है। और डॉक्टरों का क्या है, डॉक्टर तो कुछ भी बोलते हैं। वैसे भी दर्द वर्द तो सिर्फ बहाना है तुम्हारा। ये सब तुम्हारे काम से बचने के तरीके हैं, मैं समझता नहीं हूँ क्या। वैसे भी अब माँ ने बुआ जी को जबान दी है, तो माँ की जबान कोई झूठी थोड़ी हो सकती है। मैं अपनी माँ की बात को बिल्कुल झूठी साबित नहीं होने दूंगा। सौरभ। जी बाबूजी क्या हुआ, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? तू तो कह रहा था 40 लाख का फायदा हुआ है, पर उसमें तो पूरा 1 लाख रुपए कम है। कहाँ है वो 1 लाख रुपए? बाकी 1 लाख रुपए तूने कहाँ खर्च किए? भाऊजी आप लोग टूर पे नहीं गए थे? मैंने पैसे ट्रांसफर नहीं किए थे आप लोगों को? पर टूर के पैसे तो मैं तुझे अलग देके गया था। पर भाऊजी आपने तो मुझसे कहा था कि विराट जब भी मुझसे पैसे मांगे तभी मैं ट्रांसफर कर दूं। तो आप जो देके गए थे वो पैसे तो कम पड़ गए थे। विराट ने मुझसे बाद में भी 1 लाख रुपए मांगे, तो मैंने फिर ट्रांसफर कर दिए। आप वाले पैसे तो खत्म हो गए थे, तो मैंने इन्हीं में से किए थे 1 लाख रुपए ट्रांसफर। अच्छा सौरभ, घर पे भी मैं 5,000 रुपए रख के गई थी, उसमें भी 2,000 रुपए कम है। कहाँ है वो 2,000 रुपए? उन 2,000 रुपयों में से तो 1,000 रुपए तो मेरे ऊपर खर्च हुए थे, क्योंकि मेरा हाथ जो कट गया था तो डॉक्टर ने फीस ले ली थी और मेरी पट्टी की थी उसने, और कुछ दवाइयाँ भी आ गई। और बाकी 1,000 रुपए तो बच्चों का पिज़्ज़ा खाने का बहुत मन कर रहा था, तो मैंने पिज़्ज़ा मंगा दिया था बच्चों के लिए। अरे अब ऐसे मुंह लटका के क्यों खड़ा हुआ है? कुछ तो बोल, कहाँ है वो 2,000 रुपए? ऐसा क्या खाया पिया तुम लोगों ने 2,000 रुपए का? ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे? इन्हें माँ जी को सच बताना चाहिए। हाय रे हमारी किस्मत, ये लोग टूर पे जाके लाखों रुपए खर्च कर सकते हैं और हम घर पे रह के 2,000 रुपए भी नहीं खर्च कर सकते। माँ बाबूजी के आगे तो सौरभ की बोलती बंद हो जाती है, ये तो सच भी नहीं बोल पाते हैं। देख लिया तुमने, ये सब चल रहा था इस घर में। अब पैसा तो पेड़ पे उग रहा है, बैठे बिठाए 2,000 रुपए में आग लगा दी। सोचा होगा बाप और माँ तो है नहीं घर में, खूब उड़ा लो, अपना खूब चटमली दिखाओ। आज मैं 16 साल से यही चीजें इस घर में बर्दाश्त कर रही हूँ। मैं तो ये सोच रही हूँ ऐसे आदमी के साथ मैंने 16 साल कैसे बिताए, जो सही को सही नहीं बोल पाता है, गलत को गलत नहीं बोल पाता है। सौरभ को सच बोलना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, माँ बाबूजी गुस्सा हो जाएंगे ना, वो तो अब भी हो रहे हैं। आखिर ये मम्मी पापा से इतना डरते क्यों हैं? आखिर ऐसा कब तक चलेगा? मैं यूं घुट घुट कर कब तक रहूंगी इस घर में? आदमी अच्छा होता है तो एक औरत सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है, और जिसका आदमी सही नहीं है वो कैसे बर्दाश्त करे घर वालों को? मैं इस घर में कैसे रहूं, किसके सहारे रहूं? बड़ों का आदर करना चाहिए, पर उसके लिए खुद कूड़ेदान बन जाओ। कोई भी आ रहा है और तुम पे कूड़ा फेंक के जा रहा है और तुम कुछ बोल ही नहीं रहे। सौरभ की इन हरकतों को देख के मैं कब का सौरभ को छोड़ के चली जाती, पर मैं तो इस घर में अपने बच्चों की वजह से पड़ी हुई हूँ। अगर मैं चलेगी तो घर बिखर जाएगा मेरा, मेरे बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और मुझे कहीं ना कहीं ये भी उम्मीद थी कि धीरे धीरे शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर ठीक होने की बजाय इस घर में तो रोज दिन पे दिन हालात खराब होते जा रहे हैं। आखिर मेरे देवर और देवरानी से किसी चीज का हिसाब क्यों नहीं मांगा जाता और हमसे 1,000 रुपए का हिसाब मांगा जाता है? क्या हमारी इस घर में इतनी भी औकात नहीं है कि हम 1-2 हज़ार रुपए खर्च कर सके अपने लिए? आखिर ऐसा क्यों है? मुझे इस सवाल का जवाब मिल ही नहीं रहा है। और सौरभ तू ये बात मत भूल, ये जो तू ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है ना, वो सब अपने बाप के दम पे जी रहा है। इसका मतलब तो ये हुआ माँ, मैंने कभी कुछ नहीं किया, मैंने कोई मेहनत नहीं की, मैंने कोई पैसा कमा के नहीं दिया तुम्हें। और सालों का निकालोगे तो बहुत निकलेगा माँ, पर मैंने तो इसी साल में आपको 1 करोड़ का फायदा दे दिया है। तो तू ये क्यों भूल रहा है सौरभ कि जो तू प्लॉट खरीदता है वो अपने पापा के पैसों से ही खरीदता है। अगर तेरे पापा ही उस प्लॉट को खरीदने के लिए तेरे को पैसे ना देते तो तू कहाँ से फायदा लेके आ पाता? और मुझे ये बता, तूने करा ही क्या उसमें? तूने प्लॉट खरीदा और उधर बेच दिया, फायदा तो अपने आप मिल गया। बिल्कुल सही बात बोली माँ आपने, मैंने आखिर किया ही क्या? मैं देख रही हूँ सौरभ, आजकल तेरी बहुत जवान खुलने लगी है। ये मत भूल, इतना बड़ा हो गया है तू, 2 बच्चों का बाप है तू, उसके बाद भी तेरे बाबूजी तेरे को पाल रहे हैं आज तक। अगर मैं बोलूँ ना तो 2 मिनट नहीं लगेंगे उन्हें तेरे को बिजनेस से निकालने में, समझा? फिर तुझे तेरी औकात का पता चल जाएगा। माँ छोटी बहू आपके पीछे खड़ी है, कम से कम उसके सामने मेरी इतनी बेइज्जती तो मत करो। तू क्या खड़े होकर सुन रही है यहाँ? जा अपने कमरे में। अब ठीक है, अब कर सकती हूँ तेरी बेइज्जती, भेज दिया मैंने उसे उसके कमरे में। और हाँ सौरभ कान खोल के सुन ले, अगर इस घर में रहना है ना तो एक एक पैसे का हिसाब देना होगा। यूं मुफ्तखोरी नहीं चलेगी इस घर में, समझा? यूं तेरी बीवी, तेरी और तेरे बच्चों की अय्याशियां नहीं चलेंगी इस घर में। तेरे बाबूजी ने बहुत मेहनत करके ये एम्पायर खड़ा किया है, यूं फालतू उड़ाने के लिए पैसा नहीं है हमारे पास, समझा तू? जी माँ अच्छे से समझ गया। आखिर ये सारी हिसाब किताब की बातें मुझसे ही क्यों होती हैं? विराट इतना खर्चा करता है, विराट से कोई हिसाब क्यों नहीं मांगता?
क्या सचमुच आज तक मैंने कुछ नहीं किया? क्या मैंने कभी कुछ नहीं कमाया? क्या सोच रहे हैं? मैं यही सोच रहा हूँ, मैंने जिंदगी भर क्या कमाया? रिश्तों के नाम पे तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। आखिर क्यों मुझसे ही तो एक एक 2-2 हज़ार रुपये का हिसाब मांगा जाता है? इतना कमाने के बाद क्या मैं 1-2 हज़ार रुपये भी अपने ऊपर खर्च नहीं कर सकता? ये क्या भाभी, आपने सारे कपड़े धो के यूं ही रख दिए मेरे बेड पे? प्रेस कौन करेगा उन पे? वो दीदी नहीं कर दूंगी। हाँ तो वही तो पूछ रही हूँ मैं, कब कर दोगी? दीदी अभी मैं बहुत थक गई हूँ, जब समय मिलेगा ना तब कर दूंगी। पर मुझे तो तुम बिल्कुल थकी हुई नहीं नजर आ रही हो, और तुम्हारे पास समय ही समय है, तभी तो आराम से खड़ी हुई हो यहाँ। अभी के अभी चलो मेरे साथ और मेरे सारे कपड़े प्रेस करो। माफ करना दीदी, अभी तो नहीं चल पाऊंगी। अभी मैंने अपने हाथ पे दवाई लगाई हुई है, मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। पर आप मेरा यकीन करो दीदी, 1-1.5 घंटे के बाद मैं आपके कपड़े प्रेस कर दूंगी सारे। अरे प्रेस ही तो करनी है भाभी, कोई ज्यादा काम थोड़ी है। और मुझे ये बताइए, प्रेस करने से आपके हाथ में कैसे दर्द हो जाएगा? और प्रेस करने में समय कितना लगता है? यूं ही चुटकियों में प्रेस हो जाती है। दीदी बोल रही हूँ ना, अभी थोड़ी देर बाद कर दूंगी, नहीं तो मुझे अपने हाथ की दवाई धोनी पड़ जाएगी। और दवाई जल्दी धोने से दवाई का असर नहीं होगा दीदी, मेरा हाथ जल्दी कैसे ठीक होगा फिर? अच्छा तुम ऐसे नहीं मानोगी, तुम्हारी शिकायत करती हूँ अभी मम्मी से। नहीं दीदी, मम्मी से कुछ मत कहो, चलो मैं कर देती हूँ प्रेस। मैं इस घर में सबकी शर्म कर करके ही मर गया। मैं अपनी मम्मी पापा की इज्जत ही करता रहा और उन्हें लगा कि मैं डरता हूँ उनसे। मुझे तो आज पता चला, मेरे मम्मी पापा जो इज्जत मुझे देते हैं वही मेरी पत्नी को देते हैं। जो नरक भरी जिंदगी मैं जी रहा हूँ वही मेरी पत्नी जी रही है। पर बस अब और नहीं, अब मैं ना तो अपनी बेइज्जती होने दूंगा इस घर में और ना अपनी बीवी की। क्या इस घर में मेरा कोई वजूद नहीं है? शायद मैंने अपनी इज्जत अपने हाथों से ही खोई है। मैंने अपने आप को कभी इज्जत नहीं दी, तो भला दूसरा मेरी क्यों इज्जत करेगा? आखिर मेरा पहले इन सब चीज़ों पे ध्यान क्यों नहीं गया? वो इसलिए शायद मेरी आंखों पे माँ बाप की इज्जत के नाम की पट्टी जो पड़ी हुई थी। मेरी पत्नी कितना सहरी है इस घर में, घर का हर व्यक्ति उसके साथ नौकरों वाला बर्ताव करता है। खैर किसी से क्या शिकायत करूं, मैं भी तो ऐसा ही था। मैंने ही अपनी पत्नी को कब इज्जत दी? जब मैंने ही उसे इज्जत नहीं दी तो औरों ने भी नहीं दी। आखिर मेघना को मुझसे शादी करके क्या मिला? बड़ी बहू का टाइटल? घर की जिम्मेदारियां निभा निभा के उसके तो बाल भी सफेद होने लगे हैं। सारा दिन भाग भाग के इधर से उधर सबका काम करती रहती है। आज मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ मेघना। अरे अरे ये क्या कर रहे हैं आप? मैं इस घर में तुम्हें वो इज्जत नहीं दिला पाया जिसकी तुम हकदार थी। चलिए उठ जाइए आप, अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। लगता है तुमने मुझे माफ नहीं किया। शायद आपको आज इतना बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि आपके ऊपर बीती है, वरना मेरे साथ तो पिछले 16 सालों से यही होता आ रहा है इस घर में। मुझे तो अब ये सब सहने की आदत सी हो गई है। मेरा विश्वास करो मेघना, मैं तुम्हें अब और सहने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें अब दुनिया की सारी खुशियां देना चाहता हूँ। अब मैं दुनिया की सारी खुशियां लेके क्या करूंगी? मेरी मौज मस्ती की तो उम्र बीत चुकी है। मेरे तो अब बाल भी सफेद होने लगे हैं, मेरे तो बच्चे भी बड़े हो गए हैं। क्या आप मुझे मेरी खोई हुई उम्र वापस दे सकते हैं? जब मेरा घूमने का, फिरने का, खाने का, पहनने का, ओढ़ने का मन करता था, तब तो आप खुद ने मेरी सारी ख्वाहिशों को दबा दिया। और आज जब मैं धीरे धीरे बुढ़ापे की तरफ बढ़ रही हूँ, तो आप मुझे दुनिया की खुशियाँ देना चाहते हैं? अब आप रहने ही दीजिए। सच पूछो तो मुझे अब किसी चीज़ की इच्छा ही नहीं है, और आपसे तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको अब कुछ करना ही है ना, तो अपने बच्चों के लिए कीजिए। आज खुद पे बीती है ना, तो चले हैं मुझे खुशियाँ देने। फिर भी मेघना, जिंदगी जीने की कोई उम्र नहीं होती, और वैसे भी बुजुर्गों ने तो कहा है तब जाओगे तभी सवेरा। अगर आप मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हैं ना, तो मुझे इस घर से कहीं दूर ले चलिए। मैं इस घर की जिम्मेदारियां निभा निभा के अब थक गई हूँ। अब मुझसे ये जिम्मेदारियां नहीं निभाई जाती हैं। अब मैं बहुत थक जाती हूँ काम करके। तो ठीक है, फिर मैं तुम्हें इस घर से दूर ले चलूंगा। मुझे बस शांति और एकांत चाहिए। रोज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी से आजादी चाहिए। धीरे धीरे मेरी भी तो उम्र बढ़ी रही है ना। बहू, तेरी बुआ सास के यहाँ जाने की पूरी तैयारी हो गई? जी माँ, 2-3 साड़ियाँ ही तो रखनी है, वो रख लूंगी। उसमें तैयारियाँ क्या करनी है? हाँ तो कब रख लेगी? जा, जाके रख ले, सौरभ छोड़ देगा तेरे को। जी ठीक है माँ। सुनो मेघना, तुम कहीं नहीं जा रही हो। ये क्या कह रहा तू? तेरा दिमाग खराब हो गया? दिमाग तो अब ठीक हुआ है माँ। इसका मतलब तू मेरी जवान खराब करना चाहता है अपनी बुआ के सामने? वो आपको जवान देने से पहले सोचना चाहिए था माँ। आपने क्यों जवान दी बुआ जी को? आप लोगों ने मेरी शराफत का कुछ ज़्यादा ही फायदा उठा लिया माँ। मैं आप लोगों की इज्जत कर करके ही मर गया, और आप लोग मुझे बदले में निकम्मा और दब्बू समझते रहे। बस माँ, अब और नहीं, अब और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। तुझमें आज इतनी हिम्मत आ गई है? अपनी माँ के सामने खड़े होकर जवान चला रहा है? बड़े छोटे का सारा लिहाज भूल गया है क्या? मैं तो नहीं भूला था माँ, पर आप लोगों ने मुझे भूलने पे मजबूर कर दिया है। तो ये मत भूल, तुझे ये शान शौकत की जिंदगी जी रहा है ना, ये सब हमारी बदौलत है। ये बात तो मैं आप लोगों के लिए भी बोल सकता हूँ माँ। ये आप लोग जो ये शान शौकत की जिंदगी जी रहे हो ना, ये सब मेरी बदौलत है। अगर मैं इतना मुनाफा नहीं कराता तो कैसे ये एम्पायर खड़ा होता? आप एक काम क्यों नहीं करती हैं माँ? इस बार ना आप एक प्रॉपर्टी खरीदिए और फिर उसे बेच दीजिए, फिर मैं देखता हूँ कितना प्रॉफिट होता है।
चलो अगर आप नहीं खरीद सकती तो बाबूजी को बोल दीजिए, बाबूजी प्रॉपर्टी खरीद के बेच देंगे, तो मैं देखता हूँ कितना प्रॉफिट होता है। तेरी इतनी हिम्मत अपनी माँ को उड़ाना दे रहा है? मुझे 2 मिनट नहीं लगेंगे तुझे इस घर से बाहर निकलवाने में। मैं भी देखती हूँ कैसे अपने दम पे तू अपना और अपने बच्चों का पेट भरता है। अपनी दिल की तसल्ली के लिए आप वो भी करके देख लीजिए माँ। और आप क्या मुझे जाने के लिए कहेंगी? मैं खुद जा रहा हूँ इस घर को छोड़ के। ये ऐशो आराम की जिंदगी, धन दौलत पैसा, ये सब आपको मुबारक हो। मैंने अब तक सुना ही था कि जब पैसा आता है ना तो बहुत सर चढ़ के बोलता है, जैसे आपके बोल रहा है। उसी पैसे के नशे में आप तो ये भी भूल गई हो माँ कि मैं आपका ही अपना बड़ा बेटा हूँ। आपने अब तक सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया है माँ। मेरी पत्नी से बड़ी बहू का टैग लगा के जानवरों की तरह काम करवाया, पर बस अब और नहीं माँ, अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं अब बहुत थक गया हूँ माँ, पैसा कमा कमा के और इस घर की जिम्मेदारियाँ निभा निभा के। मैं आपको बता दूँ, मैं अपनी बीवी और बच्चों के साथ अभी इसी वक्त इस घर को छोड़ के जा रहा हूँ। हाँ तो सुना किसे रहा है? जा, मैं भी देखती हूँ कितने दिन गुजारा करता है अपना। बाहर रहेगा ना, हर चीज का किराया दे दे के ही मर जाएगा। मैं भी देखती हूँ कितने दिन तेरा गुजारा होता है बाहर हमारे बिना। और तू बेफिक्र होके जा, हमारी चिंता मत कर। हमारा छोटा बेटा है विराट हमारी देखभाल करने के लिए। कुछ सुना? तुम्हारे बड़े भैया और भाभी घर छोड़ के चले गए। ये तो हमारे लिए एक तरीके से अच्छा ही हुआ ना। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। तुम्हें भी ना हर बात अच्छे से समझानी पड़ती है, बहुत भोली हो तुम। तुम्हें पता है मैं बड़े भैया की बहुत इज्जत करता था और उन्हीं की शर्म से मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। मतलब हेरा फेरी, अब तुम देखना मैं कितनी हेरा फेरी करता हूँ। मतलब अब तुम क्या करने वाले हो? मैं नहीं, ये पूछो हम क्या करने वाले हैं। अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ ना, ध्यान से सुनो मेरी बात। कुछ समझ आई मेरी बात? अरे बिल्कुल अच्छे से समझ गई मैं। बस अब तुम चिंता ही मत करो, सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। तुमने जो कहा है ना वही करूंगी अब मैं। ठीक है फिर तो लग जाओ काम पे। ये तो बहुत बुरा हुआ माँ जी बाबूजी कि भैया घर छोड़ के चले गए। भला उन्हें ऐसे घर छोड़ के जाना शोभा देता है? पर माँ जी बाबूजी आप बिल्कुल भी फिक्र मत करना, मैं और विराट है ना सब कुछ संभालने के लिए। घर के कामों की आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं सब संभाल लूंगी अच्छे से। और ऑफिस सारा विराट संभाल लेंगे, तो इसमें परेशानी क्या है माँ जी बाबूजी? बल्कि मैं तो ये कहती हूँ बाबूजी अब आप भी आराम कीजिए, आपको भी कोई ऑफिस वगैरह जाने की जरूरत नहीं है। आपको पता है माँ जी बाबूजी, विराट और मैं तो पूरी रात इस टेंशन में सोए नहीं कि भैया घर छोड़ के चले गए हैं। हमें तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। पता नहीं अपने दोनों बच्चों को लेके, भाभी को लेके भैया कहाँ दर दर मारे मारे फिर रहे होंगे। अच्छा माँ जी बाबूजी अब आप हंस के दिखाइए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कैसे उदास चेहरे से खड़े हुए हैं। अब भला भैया को क्या लगता है कि उनके बिना क्या हम खुश नहीं रह सकते, उनके बिना क्या घर नहीं चल सकता? आप ये मत भूलिए माँ जी, अभी आपके छोटे बहू बेटे जिंदा है, हम आप पे कोई आंच नहीं आने देंगे। हाँ हाँ छोटी बहू, ये तो मैं जानती हूँ कि तुम लोग हम पे कोई आंच नहीं आने दोगे। मैं तो इस बात को दावे से कह सकती हूँ, मेरे छोटे बहू बेटे ऑफिस और घर दोनों अच्छे से संभाल सकते हैं। धन्यवाद माँ जी आपका हम पे इतना विश्वास करने के लिए। चलिए माँ जी बाबूजी अब मैं आप लोगों के लिए खाना लगा देती हूँ। हमारी छोटी बहू तो बहुत समझदार है। अपने विराट के लिए मैं ही ढूंढ के लाई थी इसे, समझदार नहीं होगी भला? तुझे पता है इस साल हम लोगों को बहुत नुकसान हुआ है और एक पैसे का भी फायदा नहीं हुआ। और तो और एक दो प्लॉट जो मैंने खरीद के डाले हुए हैं ना, वो भी नहीं बिक रहे हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? और तुझे पता है तेरे छोटे बहू बेटे के खर्चे दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। विराट तो हर समय बैंक से पैसा निकालता रहता है, पता नहीं क्या करता है इतने पैसे का। और मैं तो चाहते हुए भी विराट को टोक नहीं सकता, कहीं ऐसा ना हो वो भी घर छोड़ के चला जाए फिर। पर मुझे ऐसा लगता है आपको विराट से एक बार बात करनी चाहिए इस बारे में। यूं बैंक से अंधाधुंध पैसे निकालने का क्या मतलब है? अगर वो ऐसे पैसे निकालता रहा तो बैंक तो खाली हो जाएगा एक दिन। और मुझे सबसे ज्यादा तो इस बात की टेंशन है कि मैंने विराट का नया बिजनेस एस्टेब्लिश करने के लिए उसको बहुत बड़ी रकम दी हुई है, कहीं ऐसा ना हो उसका वो नया बिजनेस डूब ही जाए। अगर ऐसा हुआ ना तो हमारे सारे पैसे मारे जाएंगे और हमें बहुत तगड़ा झटका लगेगा। इसलिए मुझे तो अब रातों को नींद भी नहीं आ रही है। तुम भगवान से दुआ करो उसने जो इतनी बड़ी रकम ली हुई है ना ऑफिस से, वो जल्दी से जल्दी लौटा दे, उसका नया बिजनेस स्टेब्लिश हो जाए अच्छे से। और कहीं अगर उसका वो बिजनेस चलानी डूब गया तो हम बुरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। खैर अब तुम इतना मत सोचो, विराट पे विश्वास बना के रखो। विराट पढ़ा लिखा काबिल बेटा है हमारा, वो ऐसी थोड़ी पैसे कहीं भी लगवा देगा। उसने अगर कुछ किया है तो सोच समझ के ही किया होगा ना। आप चिंता मत करो, वो पैसे डूबने नहीं देगा। और तुम भी ना जी पता करती हो। ये सब क्या है विराट? तमीज लिहाज तूने कहीं बेच खाई है क्या? और ये सब क्या है छोटी बहू? ये तू कैसे कपड़े पहन के हम लोगों के सामने आ गई है? शायद तू भूल गई है हमारे घर की बहू बेटियां साड़ी में रहती हैं। ओहो माँ, आती हमारा मूड खराब कर दिया आपने। अपना गुस्सा थोड़ा शांत रखा करो ना माँ, अगर आप इतना गुस्सा करेंगी ना तो आपका बीपी बढ़ जाएगा। और हाँ माँ जी, मैं तो आज के बाद यही कपड़े पहनने वाली हूँ, अब चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा। और हाँ माँ जी, मैं आपकी बड़ी बहू की तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ
जो आप अपनी धौंस जमाती रहे हर समय। मैं छोटी बहू हूँ आपकी और मुझे ये टोका टाकी बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए माँ जी मैं आशा करती हूँ आइंदा से आप सोच समझ के ही बातें करेंगी मुझसे। विराट, तू ये खड़े होकर सब सुन रहा है? ये छोटी बहू तेरी माँ से किस तरीके से बात कर रही है? ओहो बाबूजी, अब अंजना ने ऐसा क्या गलत बोल दिया? सही तो कह रही है अंजना। और हाँ बाबूजी, अब आप लोगों की ना उम्र हो चली है, तो आप मंदिर में बैठ के कीर्तन और भजन में ध्यान दीजिए। अब आप ये काम की टेंशन, पैसे की टेंशन, ये सब मोह ममता ना छोड़ दीजिए बाबूजी। हमें हमारी जिंदगी खुल के जीने दीजिए बाबूजी, रोका टाकी मत कीजिए। ये किस तरीके से बात कर रहा तू अपने बाबूजी से? तो फिर आप ही बता दीजिए माँ, किस तरीके से बात करूँ मैं बाबूजी से? जो तरीका आप बताएंगी ना माँ, मैं उसी तरीके से बात कर लूंगा बाबूजी से। ये क्या बदतमीजी है माँ, आपने मुझ पे हाथ उठाया? अब देखिए माँ बाबूजी, मैं आप लोगों के साथ क्या करता हूँ। मैं तो कहती हूँ विराट, ऐसे बदतमीज लोगों को ना घर से बाहर उठा के फेंक देना चाहिए। अच्छा तो तू 2 दिन की आई, हमें हमारे घर से बाहर निकलवाएगी? चल जरा मैं भी तो देखूं तू हमें कैसे इस घर से निकालती है। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ तुम दोनों निकलो इस घर से। कौन सा घर माँ? ये घर तो मैंने अंजना के और अपने नाम करवा लिया है। इसका मतलब ये तूने अपने बाबूजी का बिजनेस और घर धोखे से अपने नाम कर लिया? जी माँ, वैसे आप काफी समझदार हैं, बिल्कुल सही पकड़ी हो आप, यही कहना चाह रहा हूँ मैं। इसलिए अगर इस घर में रहना है ना माँ, तो बहुत शांति से, नहीं तो माँ आप अच्छे से जानती हैं मैं आप लोगों के साथ क्या क्या कर सकता हूँ। वो तो आज तक मैं भैया की वजह से चुप था माँ, नहीं तो अगर भैया की जगह और कोई होता ना, तो मैं तुम्हें कब का धक्के मार के इस घर से निकाल चुका होता। इसलिए माँ जी जैसा हम कहें ना ऐसा ही करते रहिए। अब आप उसी में आप लोगों की भलाई है। जाइए माँ जी किचन में और फटाफट मेरे लिए 1 कप चाय बना लाइए। आज तो पीटी पार्टी कर करके मैं बहुत थक गई हूँ माँ जी। और हाँ बाबूजी, किचन में बहुत सारी मटर रखी हुई है, आप बैठ के ना उसी को छील लीजिए। यूं इस घर में खाली बैठ के मुफ्त की रोटियां नहीं खाने दूंगी मैं किसी को। अगर इस घर में रहना है ना माँ जी बाबूजी, तो काम तो करना ही पड़ेगा। चलो डार्लिंग अंदर। हाँ ठीक है, चलो ठीक है माँ, बात समझ में आ गई। अब अंजना के लिए 1 कप चाय बना लो फटाफट। सब बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया जी। तो बिल्कुल सही कह रही हो सौरभ की माँ, सब बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया। ये भगवान ने हमें शायद हमारे कर्मों का ही दंड दिया है। जितना बुरा हम दोनों ने अपने बड़े बहू बेटे के साथ किया ना, मुझे लगता है उन्हीं से गुनाहों का दंड हम इस रूप में भुगत रहे हैं। हम तो अब सौरभ के पास भी नहीं जा सकते, हमें तो पता भी नहीं है वो कहाँ रह रहा है। और अगर हम जाएंगे भी तो किस मुंह से जाएंगे उसके पास? विराट ने तो सारे पैसे का गुरूर ही निकाल दिया मेरा, सीधा आसमान से आके धरती पे पटक दिया मुझे।